फ्री ऑनलाइन क्रैश कोर्स सुश्रुत संहिता पार्ट 6। अब हम इस एपिसोड में सुश्रुत सूत्र 13 मतलब 13 चैप्टर की बात करेंगे, जलौका के बारे में बात करेंगे। तो पहला पॉइंट आ जाता है कि रक्त विस्रावण का परम सुकुमार तरीका क्या है? जलौका। विषाक्त जलौका से दष्ट होने पर हमें क्या औषध देनी चाहिए? महागध। जलौका का भोजन क्या है? वलूर, शैवाल, कशेरू। जलौका को रखने वाले जल को कितने कितने दिन पर चेंज करना चाहिए और जिस घड़े में उसको रखा है उस घड़े को कितने कितने दिन पर चेंज करना चाहिए? आचार्य सुश्रुत के अनुसार इसमें वैसे जल और घड़े का ही पॉइंट दिया हुआ है, लेकिन एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि अन्न पदार्थ जो जलौका को देते हैं हम खाने के लिए, उसको भी कितने कितने दिन पर चेंज करना चाहिए। तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार जल को 3-3 दिन पर और भक्ष्य पदार्थ को भी 3-3 दिन पर चेंज करना चाहिए, और गठ को मतलब जो घड़ा होता है उसको 7-7 दिन के अंतराल पर बदल देना चाहिए। जबकि आचार्य वाग्भट कहते हैं कि जो भक्ष्य पदार्थ होते हैं उसको 3-3 दिन पर चेंज करना चाहिए, और जल और घट दोनों को 5-5 दिन के अंतराल पर चेंज करना चाहिए। इसके बाद आ जाता है जलौका के ग्लानि हरनाथ दे। जलौका की ग्लानि को हरण करने के लिए, ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए? इसमें हल्दी और सरसों का लेप लगाना चाहिए। अगर जलौका चिपक जाए, जलौका को चिपकाने के लिए क्या करना चाहिए? रक्त और दूध का इस्तेमाल करना चाहिए। और जलौका को हटाने के लिए क्या प्रयोग करना चाहिए? सैंधव लवण का प्रयोग करना चाहिए। उसके ऊपर सैंधव लवण डाल देना चाहिए तो वो हट जाएगी। और जलौका जन्य जो व्रण, जहाँ से जलौका हटाई है वहाँ पे जो व्रण है उस पर किसका लेप करना चाहिए? शतदौत घृत का लेप करना चाहिए। जलौका जब हम लगाते हैं और फिर उसके बाद जब हम हटा लेते हैं तो वो जलौका जो रक्तपान करती है, तो जलौका को हटाने के बाद जलौका को वमन कराना, मतलब कि वो अशुद्ध रक्त जो पान करती है, तो जलौका को अशुद्ध रक्त निकालने के लिए जलौका के वमनार्थ क्या प्रयोग करना चाहिए? इसमें सैंधव और तेल लिखा है, जबकि अगर हम संहिता में जाएं तो उसमें श्लोक दिया हुआ है तंडुल कंडन और तैल लवण। तंडुल कंडन, तैल लवण जलौका के वमनार्थ, ये सब प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद है सुश्रुत सूत्र अध्याय 14। इसमें धातुओं का कर्म, धातुओं की क्षय वृद्धि के बारे में हम बात करेंगे। सुश्रुत अनुसार रस का स्थान क्या है? हृदय। और रस का स्थान हृदय है और प्रकृति में ये सौम्य होता है। रस का रंजन कहाँ होता है? मतलब रंजक पित्त का स्थान यकृत और प्लीहा बताया है आचार्य सुश्रुत ने, जबकि आचार्य वाग्भट ने रंजक पित्त का स्थान आमाशय बताया है। षाढ़ंगधर ने रंजक पित्त का स्थान यकृत बताया है। ये आप नोट कर लीजिए, ये बुक में नहीं लिखा। इसके बाद रस की गति के बारे में बताया है। रस की गति 3 तरह की होती है, ऊर्ध्व गति, अधः गति एंड तिर्यक गति। तो क्वेश्चन ये आता है कि जो ऊर्ध्व गति है वो किसके समान है? अग्नि के समान, मतलब अर्ची भी दिया हुआ है यहाँ पे, तो अर्ची या अग्नि के समान होती है। आप इसे इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि जैसे अग्नि की ज्वाला ऊपर को उठती है तो रस की ऊर्ध्व गति अग्नि के समान होती है, और जल नीचे को होता है तो अधो गति जल के समान एंड तिर्यक गति शब्द के समान होती है। आचार्य सुश्रुत ने जलौका कितने प्रकार की बताई है? 12 प्रकार की, जिसमें 6 सविष जलौका होती है एंड 6 निर्विष। एंड आचार्य वाग्भट ने 2 प्रकार की जलौका बताई है, सविष एंड निर्विष। एंड आगे चलते हैं। रक्त मोक्षण का निषेध। रक्त मोक्षण कहाँ नहीं करना चाहिए? पांडु में। ऑब्वियसली अगर ऑलरेडी एनीमिया है, हीमोग्लोबिन कम है, तो उसमें रक्त मोक्षण नहीं करना चाहिए। पांडु, अर्श, उदर और गर्भिणी में। अर्श में भी अगर आप देखें तो हेमरॉइड्स में भी ब्लड लॉस होता है, तो ऐसी कंडीशंस में रक्त मोक्षण का निषेध है। रक्त मोक्षण से पूर्व, ये पॉइंट मैंने आपको कल भी बताया था, रक्त मोक्षण से पूर्व यवागु पान का निर्देश है। और एक चीज़ और मैंने आपको बताई थी कि अग्नि कर्म से पूर्व पिच्छल अन्न सेवन का विधान है। एंड द नेक्स्ट इज रक्त अति प्रवृत्ति, जब एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाए तो उसमें क्या क्या करना चाहिए? कषाय द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए, या फिर इसके अलावा कोई दूसरी वेन, अन्य सिरा है उसका वेधन करना चाहिए, ताकि जिस
वेन से ब्लड लॉस हो रहा है तो उसका प्रेशर कम हो जाए। इसके अलावा क्षार कर्म, अग्निकर्म एंड रक्तपान। आज की डेट में अगर हम देखें तो एक्सेसिव ब्लड लॉस में हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। रक्त मोक्षण उपरांत आहार क्या देना चाहिए? न अति उष्ण शीत, स्निग्ध, ईषत अम्लयुक्त या अम्ल रहित। न अति उष्ण शीत, स्निग्ध, ईषत अम्लयुक्त या अम्ल रहित। रक्त स्राव रोधन के उपायों का क्रम क्या है? जब ब्लड लॉस हो रहा है तो उसको रोकने का क्रम क्या है? ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आप इस तरह से याद कर सकते हैं। स पाद। स से स्कंदन, सबसे पहले प्रथमतः स्कंदन, उसके बाद संधान, फिर पाचन, फिर अंतिम में दहन। स पाद, स्कंदन, संधान, पाचन, दहन। रक्त स्राव अवरोध होने वाली पीड़ा में मंद उष्ण घृत से परिषेक करना चाहिए। ठीक है। इसके बाद है पूर्ण कर्म। ये चैप्टर स्टार्ट हो जाता है सुश्रुत सूत्र 15। पूर्ण, इसमें धातुओं का, सॉरी मैंने जो पहले चैप्टर में बताया उसमें नहीं, ये जो अभी चैप्टर है सुश्रुत सूत्र 15, इसमें धातुओं का क्षय वृद्धि और कर्म बताया गया है। पूर्ण कर्म वायु और कफ, इन दोनों दोषों का बताया गया है। अगर वायु की बात करें तो पूर्ण कर्म प्राण वायु के लिए बताया गया है। एंड जो कफ की बात करें तो पूर्ण कर्म तर्पक कफ के लिए बताया गया है। प्राण वायु जो उधर को आहार से भरती है, एंड तर्पक कफ जो न्यूट्रिशन का काम करता है, तर्पण का काम करता है। धातुओं का कर्म रस, प्रीणन और तुष्टि का काम करता है। इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है, जो धातु है वो अपने नेक्स्ट लेवल वाली जो धातु होती है उसकी पुष्टि भी करता है अपने और कर्म करने के साथ साथ। जैसे रस है वो प्रीणन का भी काम करता है, मतलब न्यूट्रिशन भी देता है, प्लस रक्त की पुष्टि भी करता है। रक्त मांस की पुष्टि करता है, मांस मेद की पुष्टि करता है। तो इस तरह से रस प्रीणन, रक्त जीवनम, मांस लेपन, मेद स्नेहन, अस्थि धारण का कर्म करता है, मज्जा पूरण का कर्म करती है, शुक्र गर्भ उत्पादन, ठीक है, पुरीश स्तंभन, मूत्र क्लेद का काम करता है। तो इस तरह से ये मैंने आपको ब्रीफ में बताया, लेकिन एक बार थोड़ा सा डिटेल में भी सुन लीजिए। रस क्या काम करता है? तुष्टि, प्रीणन एंड रक्त धातु की पुष्टि। रक्त क्या करता है? वर्ण प्रसादन और जीवन देता है, मांस की पुष्टि करता है। मांस शरीर पुष्टि और मेद की पुष्टि करता है। मेद स्नेहन, स्वेदन और दृढ़त्व प्रदान करता है। अब दृढ़त्व देखें तो मेद जो फैट होता है उसमें अगर हम सोचें तो दृढ़ता नहीं होती, लेकिन ये पॉइंट थोड़ा अलग है जो कि आपको याद रखना है कि दृढ़ता प्रदान करने का काम मेद धातु करता है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो अच्छा खासा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो अब याद रखिए कि दृढ़ता का काम मेद धातु करता है। अस्थि शरीर धारण का काम करता है और मज्जा की पुष्टि करता है। मज्जा प्रीति, स्नेह और बल का कारण होता है। शुक्र धैर्य, च्यवन, हर्ष व बीज का कारण होता है, गर्भ उत्पादन करता है। पुरीश स्तंभन, वायु और अग्नि का धारण करता है। स्तंभन का काम करता है, वायु और अग्नि का धारण करता है। इसके अलावा एक पॉइंट और बनता है कि प्रीति, जो अभी हमने पढ़ा है, प्रीति यानी स्नेह, मज्जा और शुक्र दोनों का एक कॉमन फंक्शन है, ये दोनों ही प्रीति का कार्य करते हैं। एंड नेक्स्ट इज, इसमें वैसे वस्ती लिखा है बट वस्ती नहीं आएगा, यहाँ पे मूत्र आएगा। मूत्र का क्या कर्म है? ये वस्ती पूर्ण करता है, और एक्चुअली इसमें पूर्ण और क्लेदन लिखा है, जबकि इसका फंक्शन है पूर्ण मतलब बस्ती का पूर्ण करता है, और क्लेदन, यहाँ क्लेद नहीं आएगा, विक्लेदन करता है, मतलब कि क्लेद का वहन करता है, उसको बाहर निकालता है। तो मूत्र का कार्य क्या है? वस्ती पूर्ण एंड विक्लेदन। और जबकि स्वेद ये क्लेद को धारण करता है और सुकुमारता प्रदान करता है। ठीक है, मूत्र में विक्लेद आएगा क्योंकि क्लेद का वहन करता है, और जबकि स्वेद में क्लेद आएगा क्योंकि क्लेद का धारण करता है। ये दोनों में डिफरेंस है। आर्तव
गर्भकृत करता है, गर्भ गर्भ लक्षणकृत, स्तन्य 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 और पिनत्वम मतलब ब्रेस्ट एनलार्जमेंट करता है, स्तन्य में स्थूलता लाता है और शिशु के लिए जीवन प्रदान करता है। इसके बाद आते हैं विभिन्न क्षयों के लक्षण। पुरुष क्षय में हृत पार्श्व पीड़ा होती है, मूत्र क्षय में वस्तितोद होता है, जबकि मूत्र वृद्धि का भी सेम लक्षण है वस्तितोद। स्वेद क्षय में स्पर्श वैगुण्य होता है एंड स्वेद नाश होता है। गर्भ क्षय में गर्भ अस्पंदन फीटल हार्ट रेट फील नहीं होती है एंड गर्भ की ग्रोथ नहीं होती, गर्भ नहीं बढ़ता। तो इसमें चिकित्सा क्या होनी चाहिए? गर्भाशय की चिकित्सा है 8वें मास में शीर वस्ती और मेधे अन्न का प्रयोग करना चाहिए। धातुओं की वृद्धि, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, इसमें सारे पॉइंट्स नहीं कवर होंगे, वो संहिता में हम सारे पॉइंट्स सारी धातुओं के क्षय के पॉइंट्स कवर करेंगे। और इसी तरह अगर हम देखते हैं आगे बढ़ते हैं, धातुओं की वृद्धि के लक्षण, इसमें भी सारी धातुओं की वृद्धि नहीं बताई गई है, मेन पॉइंट्स बताए गए हैं। रस की वृद्धि, इससे क्या होता है? हृदय उत्क्लेदन होता है। रक्त की वृद्धि से सिरा पूर्णता होती है, सिरा रक्त से पूर्ण रहती है। मेद की वृद्धि, इससे कास श्वास होता है, ज़्यादा ओबीस हो जाए तो कास श्वास। मज्जा वृद्धि, सर्वांग नेत्र गौरव, नेत्र में गौरवता आ जाती है। मज्जा का जो मज्जापूर्ण पुरुष होता है उसमें नेत्र जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं, मतलब मज्जा का नेत्र से कनेक्शन है। सर्वांग नेत्र गौरव होता है मज्जा वृद्धि में। शुक्र वृद्धि में शुक्र अश्मरी, पुरीश वृद्धि में आटोप होता है एंड शूल होता है, ब्लॉटिंग, पेन अबडोमेन, ये सब। मूत्र वृद्धि में जैसा कि मैंने पहले बताया वस्तितोद और इसके साथ आधमान। स्वेद की वृद्धि में दुर्गंध आती है, ज़्यादा स्वेटिंग हो तो दुर्गंध, और कंडो खुजली होती है। इसमें 2 पॉइंट्स और अगर हम देखें एक्स्ट्रा पॉइंट्स, मांस वृद्धि में गुरु गात्रता, मतलब सब कुछ हैवी होने लगता है, थाइज हैवी होने लगते हैं मांस की वृद्धि में, हिप्स हैवी होने लगते हैं, तो गुरु गात्रता आप इस तरह से याद कर सकते हैं। अस्थि की वृद्धि में अध्यस्थि, अध्यदंत, और इसके बाद गर्भ की वृद्धि में जठर अभिवृद्धि, स्वेदम च, जठर अभिवृद्धि, जठर की वृद्धि एंड स्वेद की वृद्धि होती है। और इसके बाद है कि मूत्र क्षय और मूत्र वृद्धि में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, यहाँ लिखा है वस्तितोद का लक्षण होता है। ओज के गुण क्या हैं? ओज के गुणों में स्थिर और सर दोनों बताए गए हैं, मतलब स्टेबल एंड अनस्टेबल ये दोनों ही ओज के गुण हैं, स्थिर एंड सर। ओज को प्राण आयतम उत्तमम कहा गया है। अच्छा, इसके बाद है ओज की विकृतियाँ। ओज की 3 विकृतियाँ हैं, विसृंसन, व्यापद और क्षय। बल की भी 3 ही विकृतियाँ हैं, बल विसृंसन, बल व्यापद एंड क्षय। मैं आपको बताती हूँ इसमें डिफरेंस क्या है। तो चलिए देखते हैं 3 विकृतियाँ ओज की। सबसे पहले तो सबसे पहले विसृंसन। ओज विसृंसन में क्या होता है? संधि विश्लेषण होता है, विश्लेष साधो गात्राणाम दोषा विसृंसन श्रम, मतलब संधि विश्लेषण होता है, गात्र सदन होता है और दोष भी अपनी जगह से निकल जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि अप्रचुर्य क्रियाणाम च बल विसृंसन लक्षणम, क्रिया रुकने लगती है। संधि विश्लेषण, गात्र सदन, दोष अपनी जगह से निकलने लगते हैं, दोष विसृंसन, और क्रियाएं रुकने लगती हैं। ओज व्यापद में क्या होता है? ओज व्यापद में गुरुत्वम, ग्लानि, वर्ण, भेदन, तंद्रा, निद्रा, वात, शोफ। ठीक है, मतलब गुरुता आती है, तंद्रा होती है, निद्रा होती है और वातिक शोफ होता है, वायु बढ़ जाता है तो सारे शरीर में स्वेलिंग आ जाती है, ग्लानि होती है, वर्ण भेदनम होता है कि वर्ण का भेदन होने लगता है, कलर डिस्कलरेशन होने लगती है। तो ये ओज के व्यापद के लक्षण हैं। और ओज के क्षय के लक्षण, मूर्छा होती है, मांस का क्षय होता है, मोह होता है, प्रलाप होता है, मतलब इररेलेवेंट टॉक। और अगर हम बल विसृंसन में देखें तो बल विसृंसन में ओज विसृंसन से एक ही पॉइंट अलग है, वो है श्रम, इसमें श्रम आता है। और बल व्यापद के ओज व्यापद से सेम ही पॉइंट्स हैं। एंड बल क्षय में अज्ञान, ये एक्स्ट्रा पॉइंट बताया गया है। स्थौल्य की चिकित्सा, रोक्षण, छेदनीय पदार्थ और लेखन वस्ती करनी चाहिए। कार्शर्य की चिकित्सा, भृंगण वस्ती करनी चाहिए और व्यायाम करना चाहिए। इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, हम सोचते हैं कि
जैसे ओबेसिटी में एक्सरसाइज करनी चाहिए पतले होने के लिए, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा काशरता है, बहुत ज़्यादा वेट लॉस है, तो उसमें भी व्यायाम बताया गया है भृंगण बस्ती के साथ साथ। यव का प्रयोग स्थौल्य और काशर्य दोनों में निर्दिष्ट है। ठीक है, तो आज का एपिसोड यहीं तक था दोस्तों। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। एंड नेक्स्ट एपिसोड में हम सुश्रुत सूत्र 16 चैप्टर के बारे में, 16th अध्याय के बारे में बात करेंगे अबाउट कर्ण वेधन। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हमारी क्लासेस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बेल आइकन बटन दबा दीजिए एंड हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपका क्रैश कोर्स का सारा सिलेबस इंक्लूडिंग ऑल सब्जेक्ट्स ख़त्म करने की, ताकि इसके बाद हम डिटेल में संहितास का कोर्स स्टार्ट कर सकें। थैंक यू सो मच।